नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस पे। जैसा कि देखिए, जो बच्चे हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर बीकॉम, बीबीए या एमबीए, इन सभी बच्चों के देखिए जो आपके क्या बोलते हैं सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो आई गेस जनवरी के फर्स्ट वीक तक से शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो उन सब बच्चों की प्रिपरेशन देखिए हमारी चल रही है, और ये इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलिवेंट क्लासेस है, जिनका एग्ज़ाम CBCS पैटर्न, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पैटर्न से होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से होगा, CBCS पैटर्न के हिसाब से, MCQ फॉर्म में। ओके, उसी से संबंधित हमारे चैनल पर रेगुलरली प्रिपरेशंस चल रही है। तो आज देखिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पुरानी वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। इन सारी वीडियोज़ की देखिए जो लेक्चर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे मिल जाएगी PDF फॉर्म में, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। ओके, तो आज देखिए हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें टॉप MCQs पे चर्चा की जाएगी। ये क्लास देखिए बीकॉम, एमकॉम, BBA, MBA सारे बच्चों के लिए रेलेवेंट है। ओके, उनके सेमेस्टर इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके और वो अपने देखिए सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ताकि उनका रिज़ल्ट अच्छा हो सके। ओके, तो इसीलिए वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे लाभान्वित हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 10 तक देखिए ऑलरेडी करा चुका हूँ, पुराने वीडियोस की लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी, तो इसीलिए पुराने वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आज का। एनालिसिस ऑफ लॉन्ग रन and short run effects of decision on revenue as well as cost is based on, यानी कि राजस्व के साथ साथ लागत पर निर्णयों के दीर्घकाल लॉन्ग रन और अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन के प्रभावों का विश्लेषण किस पर आधारित होता है। प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल्स या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इसका आंसर बच्चों आप लोग करके बताइए, क्या इसका आंसर बनेगा कि एनालिसिस ऑफ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन अफेक्ट्स ऑफ डिसीजन ऑन रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट। प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल्स, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल्स या नन ऑफ दीज। तो देखिए ध्यान से अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ऐसे बहुत से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे MCQ फॉर्म में जिसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन को आप लोग एकदम केयरफुली पढ़िएगा ताकि आप लोग ईजिली उसका आंसर ढूंढ कर सके। तो इसमें देखिए यहाँ पे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो जब भी लॉन्ग रन शॉर्ट रन देखिए आपका क्या डिनोट कर रहा है, ऑब्वियसली टाइम, और टाइम की बात आएगी यानी कि समय, तो इसीलिए इसका आंसर देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। ओके, तो एनालिसिस ऑफ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन अफेक्ट्स ऑफ टाइम डिसीजन ऑन रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू गुड्स दैट आर यूज्ड जॉइंटली टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शंस आर कॉल्ड, यानी कि देखिए दो गुड्स जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, यूज्ड जॉइंटली। ओके, दो ऐसे गुड्स, दो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ करके किसी व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि होती है, तो वह दोनों प्रकार के गुड्स किस प्रकार के गुड्स कहलाएंगे। इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्सटीट्यूट गुड्स। तो जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए कि टू गुड्स दैट आर यूज जॉइंटली, यानी कि दो प्रकार के ऐसी वस्तु जिनका उपयोग एक साथ किया जाता, एक साथ करके किसी व्यक्ति को संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है, तो वह जो दो प्रकार के गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स कहलाएंगे। इन्फीरियर गुड्स कहलाएंगे, नॉर्मल गुड्स कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे या सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाएंगे। जल्दी से आंसर बोलिए। इन्फीरियर गुड्स यानी कि आपके रद्दी क्वालिटी के समान, नॉर्मल गुड्स यानी कि सामान्य समान, कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के पूरक हो, सॉरी एक दूसरे के पूरक नहीं, एक दूसरे के संयोजी हो, और सब्सटीट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के पूरक हों।
ओके, तो जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए इसका आंसर क्या बनेगा कि टू गुड्स दैट आर यूज जॉइंटली टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड, तो इसका आंसर देखिए बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका एग्जांपल देखिए आपका बनेगा बैट और बॉल, जैसे बैट और बॉल। देखिए अगर आपके पास बैट हो लेकिन बॉल ना हो तो आप खेल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए दो गुड्स एक साथ मिलकर आपको सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह देखिए दूसरा एग्जांपल है कार और पेट्रोल। कार आपके पास हो लेकिन पेट्रोल ना हो तो आप चल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे भी देखिए दो गुड्स एक साथ ही आपको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है अब आपसे, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज। देखिए जो डिमांड कर्व होता है ये आपका ऊपर से नीचे आता है, इसका क्या कारण होता है। ओके, जो डिमांड कर्व होता है वो आपका उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन देखिए द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा द इनकम इफेक्ट, तीसरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट या ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से इसका आंसर विद्यार्थियों आप लोग करके बताइए कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज, जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, इसका क्या कारण है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट या ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आता है, इसका क्या कारण है। ओके, और देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दे ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहे, जिससे आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, इन तीनों कारणों की वजह से जो ये जो स्लोप होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इफ द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस, ओके, वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन, द गुड हुज प्राइस हैज चेंज्ड इज ए। यानी कि विद्यार्थी देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि मूल्य वृद्धि का, ओके, प्राइस इंक्रीज का, मूल्य वृद्धि का आय, इनकम और प्रतिस्थापन प्रभाव यानी कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एक ही दिशा में कार्य करता है, ओके, वर्क इन द सेम डायरेक्शंस, तो वह वस्तु जिसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है वह किस प्रकार की वस्तु होती है। यानी कि गुड्स हुज प्राइस हैज चेंज्ड इज ए व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स, यानी कि जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है वह किस प्रकार का गुड्स होगा। यानी कि इफ द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस इंक्रीजेस वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन, द गुड्स हुज प्राइस हैज चेंज्ड इज ए, यानी कि यदि मूल्य वृद्धि का आय और प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही दिशा में कार्य करता है, यानी कि मूल्य वृद्धि का आय एवं प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही डायरेक्शन में काम करता है, तो जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है वह किस प्रकार की वस्तु होगी। गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या बनेगा। If the income and substitution effect of a price increase works in the same direction, the goods whose price has changed is a given goods, inferior goods, normal goods या superior goods। जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जब इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो आपका होता है वो देखिए मूल्य वृद्धि होने के, जब मूल्य वृद्धि होती है आपकी सेम डायरेक्शंस में, तो जो गुड्स के प्राइस में परिवर्तन होता है वो गुड किस प्रकार का गुड्स होता है, तो वो हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल गुड्स होता है। ओके, नॉर्मल गुड्स के सम केस में ही ये नियम काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, यानी कि इन चारों में से कौन सा सर्वेक्षण मेथड, सर्वे मेथड सर्वेक्षण विधि नहीं होती है डिमांड फॉरकास्टिंग की, यानी कि मांग पूर्वानुमान की। तो निम्नलिखित में से कौन सा मांग पूर्वानुमान का सर्वेक्षण विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, कंज्यूमर्स इंटरव्यू मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, बैरोमेट्रिक मेथड या कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए विद्यार्थियों, क्या इसका आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, निम्नलिखित में से सर्वे मेथड नहीं है डिमांड फॉरकास्टिंग का। कंज्यूमर्स इंटरव्यू मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, बैरोमेट्रिक मेथड या कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा बैरोमेट्रिक मेथड। बैरोमेट्रिक मेथड जो होता है वो आपका सर्वे मेथड नहीं होता है डिमांड फॉरकास्टिंग का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 अब आपसे देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। यानी कि ये क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि मांग पूर्वानुमान का इसमें से कौन सी विधि नहीं है, मांग पूर्वानुमान करने की इसमें से कौन सी विधि नहीं होती है। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, सब्सटीट्यूट अप्रोच, सेल्स एक्सपीरियंस अप्रोच या इवोल्यूशनरी अप्रोच। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। इसमें से कौन सा डिमांड फॉरकास्टिंग का मेथड नहीं है। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, सब्सटीट्यूट अप्रोच, सेल्स एक्सपीरियंस अप्रोच या इवोल्यूशनरी अप्रोच। जल्दी से इसका आंसर करिए विद्यार्थियों, क्या इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ट्रेंड प्रोजेक्शंस मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शंस मेथड कोई भी डिमांड फॉरकास्टिंग का मेथड नहीं होता। ये तीनों होते हैं, सब्सटीट्यूट अप्रोच होता है, सेल्स एक्सपीरियंस होता है और इवोल्यूशनरी अप्रोच होता है। इन सब की पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है स्वास्तिक 0421। ओके, तो इसीलिए चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 517 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोकॉन्ट। इसमें से कौन सा आइसोकॉन्ट की एक प्रॉपर्टी नहीं है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स, नेगेटिव स्लोप या पॉजिटिव स्लोप। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए, विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोकॉन्ट। तो आइए विद्यार्थियों देखिए, पहले आप लोगों को आइसोकॉन्ट क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बता दूं, तब आप लोग इसका आंसर इजीली कर सकेंगे। ओके, सो आइए पहले बता देता हूं आप लोगों को आइसोकॉन्ट क्या होता है। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, आइसोकॉन्ट, सो आइसोकॉन्ट एंड आइसोकॉन्ट इज अ फर्म्स काउंटर पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व। ओके, एंड आइसोकॉन्ट इज अ कर्व दैट शोज all the combination of inputs that yield the same level of आउटपुट। ठीक, अब आइसोकॉन्ट देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आइसो का मतलब होता है इक्वल और कॉन्ट मीन्स क्वांटिटी। तो देयरफॉर एन आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये देखिए आपके लिए की पॉइंट है कि आइसोकॉन्ट क्या शो करता है आपका, तो कि आइसोकॉन्ट जो होता है वो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है आउटपुट की। ओके, द आइसोकॉन्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व। ओके, ये होता है आपका आइसोकॉन्ट। तो चलिए विद्यार्थियों अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा था, विच वन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोकॉन्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स, नेगेटिव स्लोप या पॉजिटिव स्लोप। तो अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, जो आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है वो होता है इसका पॉजिटिव स्लोप। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये कॉन्वेक्स की तरफ होता है और ये हमेशा नेगेटिव स्लोप बनाता है। ओके, ये कभी भी पॉजिटिव स्लोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन विच प्रोडक्शन फंक्शंस, किस उत्पादन क्रिया में द डिग्री ऑफ होमोजिनिटी इज ऑलवेज 1। समरूपता की जो कोटि होती है वो हमेशा एक होती है। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस उत्पादन फलन में, ओके, प्रोडक्शन फंक्शंस में जो समरूपता की कोटि होती है, होमोजिनिटी मतलब से एक ही प्रकार के समरूपता की कोटि होती है वो सदैव एक होती है, 1 होती है। ओके, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन या लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि in which production functions the degree of homogeneity is always 1। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देखिए विद्यार्थियों बनेगा कि क्या बोलते हैं, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस में हमेशा याद रखिएगा जो डिग्री होती है होमोजीनिटी की वो हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट रन लॉ। कौन सा इसमें से शॉर्ट रन लॉ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या नन ऑफ दीज। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट रन लॉ। कौन सा शॉर्ट रन लॉ होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देखिए बनेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हमेशा याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शॉर्ट रन लॉ होता है। बाकी ये दोनों हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग रन लॉ की कैटेगरी में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल इनपुट। कौन सा इसमें से एक वेरिएबल इनपुट नहीं है।
ओके, कौन सा इसमें से वेरिएबल इनपुट नहीं है? रॉ मटेरियल, पावर, इक्विपमेंट या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा एक यूनिट वेरिएबल इनपुट नहीं है। वेरिएबल इनपुट मतलब कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। रॉ मटेरियल परिवर्तन किया जा सकता है, माफ़ करिएगा, वेरिएबल इनपुट में परिवर्तन किया जा सकता है। तो रॉ मटेरियल, पावर, इक्विपमेंट, जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। रॉ मटेरियल, पावर, इक्विपमेंट, जल्दी से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल इनपुट, माफ़ करिएगा, नॉट अ वेरिएबल इनपुट बोला, यानी कि इसमें से कौन सा क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय इनपुट नहीं है। परिवर्तनीय इनपुट नहीं है, वेरिएबल इनपुट नहीं है। रॉ मटेरियल में देखिए परिवर्तन किया जा सकता है, आपकी क्वांटिटी, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा। पावर में देखिए, पावर में क्या होता है, अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपको पावर की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, क्लियर। लेकिन इक्विपमेंट जो होता है वो एज इट इज़ रहेगा, वो एक निश्चित समय बाद ही बदलता है। तो इसका आंसर देखिए बनेगा इक्विपमेंट। ओके, सो हमेशा याद रखिएगा, पावर, रॉ मटेरियल, ये सब क्या है, वेरिएबल इनपुट होते हैं, लेकिन इक्विपमेंट हमेशा याद रखिएगा एक फिक्स्ड इनपुट होता है। ठीक, तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे इकोनॉमिक्स के, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का आज दूसरा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने टॉप 10 एमसीक्यूज़ पे चर्चा की। इसकी पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और देखिए क्या बोलते हैं, पुरानी वीडियोस की सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करें। और चैनल को अभी तक देखिए सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपरली मिलती रहे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो डाउनलोड कर लीजिएगा।